नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इसकी सुर्खियों पर। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु, केरल सहित 12 राज्यों में एफबीआई के ठिकाने पर छापेमारी की। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवरात्र में करेंगे पहले समारोह में पहले ही सप्ताह में इसकी घोषणा हो सकती है। मुंबई नगर पालिका का चुनाव जीतने के ख्याल से पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले हैं। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तमिलनाडु, केरल समेत 12 राज्यों में एफबीआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एनआईए और ईडी ने मलप्पुरम में मंजेरी में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम के अलावा पीएफआई के दिल्ली हेड कवरेज अहमद के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एफबीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु में भी एनआईए की छापेमारी के खिलाफ एफबीआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। संगठन ने एक बयान में कहा कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए फांसीवादी शासन द्वारा एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने के कदमों का हम कड़ा विरोध करते हैं। एनआईए के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पार्टी कार्यालय पर छापेमारी की। पीएफआई के 50 से ज्यादा सदस्यों की एनआईए की छापेमारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। असम पुलिस ने राज्य भर में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बातचीत बताते हुए कहा कि कल रात असम पुलिस और एनआईए ने संयुक्त रूप से गुवाहाटी के हटगांव इलाके में अभियान चलाया और पीएफआई से जुड़े राज्य भर में 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। 21 सितंबर तक के 15 शहरों में फैल चुका है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हो रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई है। गुरुवार को भी पुलिस फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 5 दिन में यह आंकड़ा 8 हो गया है। सैकड़ों लोग घायल। पुलिस ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सरकार की मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ युवाओं ने गरशाद नामक एक मोबाइल ऐप बना लिया है। इस ऐप को पिछले 5 दिन में 10 लाख लोगों ने डाउनलोड भी किया है। युवा इसके जरिए सीक्रेट मैसेज चला रहे हैं। इसे देखते हुए तेहरान में मोबाइल इंटरनेट बंद और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग हमारे विरोध का बगावत समझ रहे हैं, लेकिन मौलवियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। वे आंखें मूंदे बैठे हैं। सरकार इन मौलवियों के भरोसे ज्यादा दिन तक शासन नहीं चला पाएगी। यह मौलवी महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ है। इस बीच सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने हिजाब विरोधी प्रदर्शन का कोई भी जिक्र तक नहीं किया। ईरान पुलिस ने 13 सितंबर को महसा अमीनी नाम की युवती को हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। 3 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। बातचीत करते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीनी गिरफ्तार के कुछ घंटे बाद ही कोमा में चली गई थी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है।
पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। चटर्जी के साथ 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनमें बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा और इसके पूर्व सलाहकार एसपी सिन्हा भी शामिल हैं। सीबीआई ने गांगुली को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था। चटर्जी को स्पेशल कोर्ट को 16 सितंबर को बुधवार तक सीबीआई रिमांड में भेजा गया था। एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में चटर्जी से अभी पूछताछ बाकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि पार्थ मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई बातों की जांच अभी भी बाकी है, इसलिए पार्थ को जेल भेजा जाना चाहिए। वहीं पार्थ के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वे 70 साल के हैं, बीमार हैं, लेकिन उनके किसी भी दलील को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। 23 जुलाई को ईडी ने कलकत्ता के सरकारी आवास से पार्थ को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पार्थ पर आरोप लगा था कि मंत्री रहते उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए हैं। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया था। कांग्रेस को लगभग 1 महीने पहले अलविदा कहने वाले कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी का नाम का ऐलान नवरात्र में करेंगे। पहले सप्ताह में इसकी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही पार्टी चुनाव आयोग में इसे पंजीकरण की कवायद शुरू करेगी। इनमें पार्टी का चुनाव निशान और झंडा भी शामिल होगा। आजाद खेमे से ने बताया कि नाम की घोषणा 26 या 27 सितंबर को हो सकती है। पार्टी के नाम पर मंथन कर उसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ और शुभचिंतकों से नाम पर चर्चा चल रही है। पार्टी का नाम और काम दोनों ही धर्मनिरपेक्ष छवि को प्रदर्शित करेगा। पार्टी के नियम पर शर्तों को तय करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो दिल्ली में अपना काम युद्ध स्तर पर कर रही है। इसमें सभी कानूनी पहलुओं से लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया नियमों पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप देने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में नाम की घोषणा के साथ ही संभव है कि पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के पदाधिकारियों की भी घोषणा हो। इसके बाद जिला व ब्लॉक स्तरीय कमेटियों का गठन हो। नई पार्टी के गठन के बाद आजाद की जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगह आने की योजना है, ताकि वे यहां स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के नाम की घोषणा कर सके। साथ ही पार्टी के उद्देश्य में जम्मू और कश्मीर की आवाम को जोड़ा जा सके, उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह लोगों के सच्चे साथी हैं। आजाद के विश्वास पात्र पूर्व मंत्री JM सरूरी ने कहा कि पार्टी के नाम और जम्मू कश्मीर इकाई की घोषणा जल्द ही होगी। इसके बाद पूरी रफ्तार से पार्टी प्रदेश में लोगों के बीच जाकर काम करेगी और उनका विश्वास व भरोसा जीतने की भी कोशिश करेगी। आजाद के साथ आवाम का विश्वास और उम्मीद जुड़ी हुई है, इसलिए घर घर पहुंचकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास होगा। सूत्रों ने बताया कि नई पार्टी का रोडमैप तय है, जो यहाँ आवाम में हक की लड़ाई लड़ेगी। इसमें राज्य का दर्जा बहाली और स्थानीय लोगों को जमीन व रोजगार का हक दिलाना, कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक घर वापसी का रास्ता खोलना और गरीब किसान, युवा एवं महिलाओं के साथ ही समाज के अन्य तबके के चेहरे पर खुशहाली लाना है। पार्टी न तो किसी के साथ हाथ मिलाएगी और न ही किसी पार्टी में नई पार्टी का विलय होगा। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतने के ख्याल से पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले हैं। इस बार लड़ाई भीषण होगी, काम पर लगो। शिवसेना का भगवा फर्द कर दो, उन्होंने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है। ऐसे में उन्होंने मराठी गैर मराठी की लड़ाई शुरू कर दी है। गैर मराठी भी हमारे साथ है, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तब कोरोना काल में इंसान में भेद नहीं किया, ये सब देखा है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन शब्दों में मुंबई रैली में बीजेपी और शिंदे गुट पर जोरदार हमले किए। अमित शाह यानी कि शाह महाराष्ट्र आकर रह गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शिवसेना को जमीन दिखा, हम उन्हें आसमान दिखाने को तैयार बैठे हैं। मुंबई महानगर पालिका की लड़ाई जीतने के लिए पीएम मोदी है, उन्हें गद्दारों का साथ मिल रहा है, उनके साथ मुन्ना भाई भी है, वह सबके एक साथ खड़े हैं।
इस लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अमित शाह को खुली चुनौती देता हूँ कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने के अंदर अपने चेले चपाटियों से कहे कि वे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान करवाए। अगर हिम्मत है तो साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव को भी ऐलान करवाए। फिर देखें जमीन कौन देखता है और कौन दिखाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुश्ती का खेल हमें भी आता है, देखते हैं कि कौन किसकी पीठ पर मिट्टी लगाता है। यहाँ आदिल शाह आया, वे शाह आए, वो शाह आए, कई चाल खेले, दाव भी खेले। मराठी मनुष्य और हिंदू वोटों को बांटने का अमित शाह का दाव कामयाब नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने गुट के शिव सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा कि फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि बीएमसी का चुनाव अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव समझकर लड़ो। मैं कहता हूँ मुंबई नगर पालिका का यह चुनाव जीवन का पहला चुनाव समझकर लड़ो। ऐसे धूल चढ़ा दो कि इन्हें देवेंद्र फडणवीस का आखिरी चुनाव बना दो। सरकार किसके साथ हमें गठित करने की आवश्यकता थी? जो जनता ने हमें सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापन होगा। लेकिन क्या हुआ? जो लोगों को भी मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी जिनके साथ हम लड़े पिछले कई साल, उनके साथ हम सरकार बनाएंगे। अभी किसी ने कहा कि बाबा साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे शत्रु है और हमारे वो दुश्मन है, उनके साथ कभी मिलाप करने का समय आएगा तो मैं मेरी पार्टी का काम बंद करूंगा। ये सही बात है। तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार को हम तुम्हारे साथ हैं, जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाबा साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता, हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाबा साहेब ठाकरे जी का विचार आगे ले जाने वाले हम लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और अमित शाह साहब ने भी कहा, अगर हम बिहार में ये जो अपने नीतीश कुमार जी की जगह कम आने के बावजूद, उनके विधायक कम चुनकर आने के बावजूद हम लोगों ने उनको शब्द दिया था, हमने कमिटमेंट की थी, हम उनको पूरा कर दिया। हमारे महाराष्ट्र में 106 विधायक है, आपके 50 है, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया। अगर हम वादा करते तो ये महाराष्ट्र एक राज्य, हमारे पास तो पूरा देश है, तो हम क्यों मुकरते? केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत, गृहमंत्री तर आहेतच, आपले गद्दार आहेतच, मुन्नाबाई आहेत, आणखीन कोणी आहेत, सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। आणि म्हणून तुम्हाला मी विचारतोय, जे वातावरण आहे हे वातावरण बघून तुम्ही घाबरलेला आहात का? नुसतं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ नहीं, तर काही काळ तरी संघर्षाच्या वाटेवर चालण्याची तुमच्यात तयारी आणि हिंमत आहे का? आपल्याला जमीन दाखवण्याला आसमान दाखवण्याची ताकद ही तुमच्यामध्ये आहे का? जरा दोन्ही हात वर करून सांगा आणि दृश्य दाखवा। या हाताशी लढाई करायची त्यांना, आणि म्हणून मी आज त्यांना आव्हान देतो, अमित शहाना आव्हान देतोय, की तुमचे कोणतेही डावपेच आता यशस्वी होणार नाहीत। तुम्ही हिंदू मुसलमान करून बघा, आज मुस्लिम लोक सुद्धा शिवसेनेसोबत आहेत। तुम्ही हिंदूंमध्ये मराठी अमराठी असा भेदभाव करून बघा, आज अमराठी माणसं सुद्धा आमच्या सोबत आहेत।
गुजराती आहेत, उत्तर प्रदेशचे आहेत, सगळे आहेत. कारण कोरोनाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही भेदभाव न करता या सगळ्यांचे प्राण वाचवलेले आहेत. सीआरपीएफ के एक महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बुधवार को कहा कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा उनकी मौजूदगी रंगदारी गिरोह के रूप में हो सकती है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नक्सलियों का दबदबा हो। उन्होंने कहा बिहार और झारखंड में कोई जगह नहीं है जहां सेना नहीं पहुंच सकती। माओवादियों के खिलाफ अभियान के बारे में बताते हुए सिंह ने कहा कि झारखंड में बुद्ध पहाड़ को नक्सल बहुल इलाका था, उसे मुक्त करा लिया गया था। सीआरपीएफ के डीजी ने यह भी कहा कि नक्सल हिस्सा में 77% की गिरावट आई है। वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। 77% की कमी आई है। 2000 में यह 2258 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, जो वर्तमान में घटकर 509 हो गया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत मारे हुए हैं। कुल 578 माओवादियों ने आत्मसमर्पण गिरफ्तारी की है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक मील का पत्थर बनाया है। अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहां पहुंचाया गया है बड़ी मात्रा में। जितने भी फोर्सेस वहां पहुंची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल, और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। My life, my Lyra. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं भारत में इन दिनों चल रहे अनुकूल कारोबारी माहौल पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। सिंह, जो अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को भी संभालते हैं,
बुधवार को वाशिंगटन में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में 30 से अधिक प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाकर भारत में निवेश करने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए व्यवसाय समर्थक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है और उनके संयुक्त उद्यमी की संभावनाओं का भी लाभ उठाने का आग्रह किया है। सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापारिक नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। इनमें भूस्तारी के डेटा पर गूगल की मिरियम डेनियल और प्रिसिला बैक शामिल हैं। नेक्स्टलर इनोवेशन के सीईओ स्टेफन एमिली एवं फेलेक्स वरिष्ठ वकील रेडिल ब्रेमन एचओटी टेक्नोलॉजी के साथ सीईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज के साथ सीईओ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजीज के ग्लेन ग्रेप एवं आईटी ग्लोबल के सीईओ रवनीश लूथरा, सीईओ संजय सिंह कल बाद में वाशिंगटन डीसी में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने यूएस स्पेस डीसी सरकार, नासा, अमेरिकी थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बात की और संघीय प्रतिनिधि गोलमेज में सम्मेलन में उन्होंने टिप्पणी भी की। नासा और इसरो की जलवायु समस्या को संबोधित करने के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए निसार सिंथेटिक नामक पृथ्वी अवलोकन के लिए एक संयुक्त रडार उपग्रह लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। सिंह जो भारत से एक संयुक्त मंत्री स्तरीय टीम को नेतृत्व कर रहे हैं, मंगलवार रात न्यूयॉर्क के उतरे और अमेरिकी की 5 दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन गए, जिसमें 21 सितंबर से पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेना शामिल है। तेविस करने के लिए यात्रा के दौरान उनके प्रमुख विद्वानों और भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ बात करने की भी उम्मीद है। मानसून विदा होते ही देश में कई राज्यों में फिर तरबतर कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के आसार हैं। उधर दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में से लौट गया है। अगले कुछ दिनों में देश के बाकी हिस्सों में यह लौट जाएगा। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर दिल्ली एनसीआर में बुधवार को दिन भर मौसम सुहाना रहा। दोपहर के बाद तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह उत्तर मध्य महाराष्ट्र और बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिशों के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, हरियाणा और उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य प्रदेश के मानसून फिर भी मेहरबान है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों में मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि नर्मदापुरम एवं ग्वालियर संभाग के जिलों में समेत करीब 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के जरिए चलते प्रदेश के मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसमें कई प्रदेशों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1 जून से 21 सितंबर तक 44 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 22% ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में बसों का सफर आसान होने जा रहा है। रूटों की संख्या बढ़ाने के साथ अब इन पर बसों की आवाजाही भी ज्यादा होगी। इससे लोगों को लंबे समय तक बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तयशुदा समय में बस मिले जाने से वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 80 समेत पूरे एनसीआर के लिए 91 नए रूटों की पहचान कर ली है। दिल्ली में इसका ट्रायल भी 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 2 महीने में मिलने वाले अनुभवों के आधार पर उन्हें जरूरी बदलाव हुए पूरे एनसीआर में योजना लागू कर दी जाएगी।
दरअसल बढ़ती आबादी और जरूरतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी क्लस्टर और फीडर बसों के लिए 91 नए रूटों की पहचान की है, जबकि 42 रूटों में बदलाव किया है। अब डीटीसी व क्लस्टर के साथ दिल्ली के रूटों का ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। 2 अक्टूबर से 7,300 बसों के अपने परिवहन बेड़े की 50% बसें डीटीसी इन्हें मार्गों पर चलाएगा। बाकी 50% बसें 42 संशोधित मार्गों पर चलेगी। इन दौरान एनसीआर और फीडर बसों के रूट को छोड़कर शेष सभी नए मार्गों पर 2 महीने बसों का परिचालन किया जाएगा। एयरपोर्ट सेवा के तहत आजादपुर, रिठाला, नजफगढ़ और गुरुग्राम से एयरपोर्ट के लिए बसें जाएगी। एयर 5 आजादपुर के एयरपोर्ट के लिए बस चलेगी। एयर 6 रिठाला से रवाना होगी, जबकि एयर 8 नवजगढ़ से टर्मिनल और एयर 9 गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट तक जाएगी। इस रूट पर हर 10 मिनट के अंतराल पर दूसरी बस उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट तक के लिए बसों के लिए एक नए मार्ग और संख्या में बढ़ोतरी से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। तेलंगाना के एक टोल प्लाजा पर 2 टीआरएस नेता की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। एक बात करें तो घटना की बुधवार सुबह ही तेलंगाना के शाद नगर टोल प्लाजा की है, जहां टोल कर्मचारियों ने टीआरएस नेता को टोल सेफ देने को कहा तो वो भड़क गए और वहां के कर्मचारियों को साथ ही बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि टीआरएस नेता टोल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करने लगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टोल पर तोड़फोड़ भी की गई है एवं इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत भी दर्ज की है। नेता की पहचान नरसुलाबाद के सरपंच रूप में हुई है। शमशाबाद के डीसीपी और जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि दोनों ने शिकायत की थी। टोल प्लाजा पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। शानदार टोल प्लाजा में हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा पर एक कार रुकती है, जहां टोल कर्मचारियों की कार में बैठे लोगों से कुछ बातचीत होती है। उसके बाद कार में कुछ लोग बाहर निकलते हैं और बहस के बाद हाथापाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में टोल प्लाजा के कुछ और कर्मचारी आ जाते हैं। इसके बाद लड़ाई और बढ़ जाती है। बात करें कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाले जा रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को केरल के कोच्चि पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया था। कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने आनन फानन में उसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा गुरुवार को कोच्चि पहुंची, जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के स्वागत में लिए यहां लंबे लंबे बैनर लगाए गए थे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो थी। एक बैनर में गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो लगाई गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी, तुरंत ही गांधी जी का एक पोस्टर मंगाया और सावरकर की फोटो के ऊपर लगा दिया। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।